हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 नवंबर। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के एक नए करंट अफेयर के वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 25 नवंबर। आज राम विवाह उत्सव भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हमने 4 क्वेश्चन लगभग विस्तृत रूप से, बाकी कुछ वन लाइनर के फैक्ट तथा आज के दिन विशेष तथा लास्ट में स्ट्रेटेजी के, और लास्ट में आज से हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी रखा है जिसका आंसर आप लोग खुद देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो हमारी इस वीडियो से आप लोग जुड़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें और लाइक भी करें, और तथा अपने राय को भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है कि ब्लाइंड T20 महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? जी हाँ, तो पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया कि ब्लाइंड T20 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 महिला विश्व कप फाइनल खिताब हमारी भारतीय टीम ने जीत लिया। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग अगले स्लाइड पर देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। भारत ने पहली महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। यह पहली बार था जब महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। जी हाँ, यह पहली बार दृष्टिबाधित ब्लाइंड मतलब दृष्टिबाधित होता है T20 वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की थी। टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। भारतीय महिला ब्लाइंड टीम की कप्तान TC दीपिका थी। फाइनल मैच 23 नवंबर 2025 को हमारे पी सरावानामिट्टू स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रन बनाए 5 विकेट खोकर, जिसे भारत ने मात्र 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। भारत पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा है, यानी किसी भी मैच में हार नहीं हुई है। सेमीफाइनल में उसने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। तो यह हमारी ये देखा जाए तो 2025 का जो साल है हमारी क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही मतलब अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल हम लोगों ने चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते पुरुषों का, फिर हमारे एशिया कप भी जीते, फिर हम लोगों ने यहाँ पर महिला ने वर्ल्ड कप भी जीता, जो 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप होता है ये भी जीत लिया। और फिर अब यहाँ पे देखिए पहला महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जो था इसे भी हमारी भारतीय टीम ने जीत लिया। तो हमारे हमारी देश के लिए गौरव का क्षण है, गौरव की बात है, जो कि क्रिकेट में हम लोग इतना अपने वर्चस्व फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। चलिए अब आज के अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 53वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसने लिया? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए BR गवई, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर सी YB चंद्रचूड़ और ऑप्शन नंबर डी संजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस सूर्यकांत। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत। आइए इसकी व्याख्या अगले स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A को समाप्त करने, बिहार की चुनावी मतदाता सूची SIR और पेगासस स्पाईवेयर मामले में कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों में भाग ले चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत वह अब चीफ जस्टिस BR गवई का स्थान लेंगे। सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। अब वह लगभग 15 महीना, जी हाँ, 30 अक्टूबर को इनको BR गवई ने नामित किया था अपने स्थान के लिए। अब वह 15 महीना इस पद पर रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को उनका कार्यकाल, वो 65 वर्ष के हो जाएंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहा जा सकता है। तो यहाँ पर 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में उनकी हो जाएगी और इस पद से वह रिटायर हो जाएंगे।
सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में कानून की मास्टर डिग्री तथा 5 अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी वह रह चुके हैं। तो ये हमारे सूर्यकांत से संबंधित कुछ जानकारी थी जो हमारे CGI हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब हमारे 53वें चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया जो नियुक्त हुए हैं हमारे सूर्यकांत जी नियुक्त हुए हैं नए। 52वें जो थे हमारे BR गवई जी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप लोग जानते हैं 28 जनवरी 1950 में हुआ था। और पहले इसके जो CGI थे HG कानिया, जी हाँ हीरालाल कानिया, जो कि हम लोग पढ़ते हैं थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे आज का जो कि खेल से संबंधित ये भी है। तो अगला सवाल है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया। आइए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन नंबर B चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर C सात्विक साईराज, ऑप्शन नंबर D लक्ष्य सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D लक्ष्य सेन। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने रविवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब जीत लिया। पुरुष सिंगल के फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य ने जापान के यूसी तानाकी को पूरी तरह दबदबे वाले अंदाज में 21-15 और 21-11 से हराया है। यह मुकाबला महज 38 मिनट चला। इस तरह यह विश्व टूर खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले आयुष शेट्टी US ओपन 300 खिताब जीता था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी और श्रीकांत भी इस साल विभिन्न प्रतियोगिताओं के फाइनल तक पहुंचे लेकिन कोई खिताब नहीं जीत सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। यह भी हमारा खेल से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब हमारे लक्ष्य सेन ने जीत लिया। उन्होंने किसको हराया? जापान की यूसी तानाकी को। चलिए अब हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19वां स्काउट गाइड जम्बूरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर B लखनऊ, ऑप्शन नंबर C आगरा, ऑप्शन नंबर D वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B लखनऊ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B लखनऊ। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। भारत स्काउट गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय संस्करण जम्बूरी शुरू हो चुका है। वृंदावन योजना डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर लगभग 350 एकड़ में बसाई गई अस्थायी टेंट सिटी में विभिन्न राज्यों और 5 देश इसमें हमारा नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, सऊदी अरब हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और सऊदी अरब और भारत, ये 5 देश हमारे इसमें शामिल होंगे। यहाँ से करीब 35,000 स्काउट गाइड का सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जम्बूरी का औपचारिक शुभारंभ करेंगी, जबकि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 28 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने पहुँचेंगी। आइए हम लोग जानते हैं जम्बूरी होता क्या है। भारत स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले राष्ट्रीय जम्बूरी 1953 में हुआ था। यूपी में 1964 में प्रयागराज में यह हुआ था। यादगार जम्बूरी आयोजित की गई थी। अब 61 साल बाद फिर से यूपी में आयोजित होने जा रही जम्बूरी की थीम जो है विकसित भारत विकसित युवा रखी गई है। जी हाँ, यहाँ हम लोग ने देखा कि इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी और यूपी में यह 1964 में प्रयागराज में हुआ था और 61 सालों बाद फिर से यूपी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है, जिसकी थीम विकसित भारत और विकसित युवा रखी गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। जम्बूरी महोत्सव का उद्घाटन हमारे लखनऊ में होने जा रहा है, जिसका औपचारिक उद्घाटन हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है और 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और 28 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इसमें प्रतिभाग करेंगे। आइए थोड़ा यूपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूपी में लोकसभा सीट 80 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और हमारे CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और यहाँ की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद
की जो सीटें हैं 100 हैं यहाँ पे। और जान लेते हैं थोड़ा विधान परिषद की 100 सीटों में से 38 सदस्य विधानसभा से। हमारे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा। यहाँ विधान परिषद की 100 सीटों में से 38 सदस्य विधानसभा से, 36 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 8 सदस्य स्नातकों द्वारा तथा 8 शिक्षकों के द्वारा और 10 जो है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी हम लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। ये हमारे अक्सर सवाल कई एग्ज़ामों में ये डायरेक्ट पूछा गया है। अभी हाल ही के पिछले कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे या याद कर लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आज के अगले फैक्ट पे, वन लाइनर के फैक्ट पे आएंगे। यहाँ पे वन लाइनर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वन लाइनर सवालों को, जिसमें 6 सवाल आज हैं। 6 सवाल में देखते हैं वन लाइनर के। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, गूगल ने अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो यह ताइवान में खोला है। जी हाँ, ताइवान यहाँ पे सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है ताइवान को। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो यह ताइवान में खोला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया? तो यह हमारा पंजाब राज्य ने शुरू किया। यह पंजाब, जहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह आम आदमी पार्टी के, और सांकेतिक भाषा का भी यहाँ मतलब पंजाब में ही हुआ था प्रयोग। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हमारे पंजाब राज्य में को ही माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो हमारे बेंगलुरु में किया गया। उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीडोसेरस एल्बोकैपिटेस को किस राज्य में खोजा गया? जी हाँ, यह एक प्रजाति है उल्लू मक्खी प्रजाति की, जिसे हमारे केरल में खोजा गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के CM पिनरई विजयन है। फिर अगला हम देखेंगे, दाव ब्लेड किस राज्य से है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? यह हमारे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर, उसके मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की कौन सी शहीदी दिवस मनाएगी? तो यह हमारा 350वां शहीदी दिवस था, जो 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के फैक्ट क्लियर कर लिए, हम लोगों ने वन लाइनर कवर कर लिया। अब चलेंगे आज के अगले सेगमेंट में, आज के दिन विशेष में। तो आज के दिन के विशेष में हम लोग देखेंगे कि आज के दिन क्या ऐसा हुआ था जो हमारे लिए खास है। तो पढ़ेंगे यहाँ पर अगला हम लोग आज के दिन के विशेष में 1859 में आज ही चार्ल्स डार्विन की किताब, आज ही का मतलब 24 नवंबर के दिन 1859 में आज ही चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। इस किताब में एक अध्याय था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी में बताया गया था कि कैसे हमारे पूर्वज बंदर के रूप में विकसित होकर एक आधुनिक इंसान बने थे। जी हाँ, आज यही के दिन 1859 में चार्ल्स डार्विन की जो किताब थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें एक अध्याय था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें यह कहा गया कि कैसे हम लोग हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर के रूप में धीरे धीरे विकसित होकर एक आधुनिक इंसान बने थे। फिर अगला हम लोग देखेंगे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक सर छोटू राम, जिन्हें रिछी पाल के नाम से भी जाना जाता है, जन्म 1881 में 24 नवंबर के दिन हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। बचपन में साहूकार द्वारा किसान पिता का अपमान होता देख किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ठानी और पेशेवर जीवन की शुरुआत 1912 में वकालत से की। देश के किसानों को एक करने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और 1937 में वह अविभाजित पंजाब के राजस्व मंत्री भी बने और किसानों को सशक्त बनाने और किसान समर्थक कानून बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा फैक्ट पढ़ा जो कि हमारे राजनीतिक जो थे छोटू राम, जिसे रिछी पाल कहा जाता है, इन्होंने किसानों के भलाई के लिए तमाम कई योगदान दिए और इसी के लिए इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन के विशेष में भी 2 फैक्ट को क्लियर कर लिया। अब चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन के, और आज के स्टैटिक जीके में हमने महासागर की धाराओं को शामिल किया है, जिसमें प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराओं को आज हमने शामिल किया है। तो आज हम प्रशांत महासागर के गर्म जल धाराओं की चर्चा करेंगे यहाँ पर अपने स्टैटिक जीके में। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं में कौन कौन सी जलधारा आती है। तो हमारी एक क्यूरेशियो,
जलधारा जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर हमारे अलास्का की जलधारा है, जी हाँ ये हमारे अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर सुसीमा की जलधारा है। फिर हमारे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, ये भी हमारी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर हमारी उत्तरी प्रशांत जलधारा है। ये सब हमारे एग्ज़ामों में मिलान के रूप में, फैक्ट के रूप में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएँ ये हमारे निम्न है: क्यूरेशियो, अलास्का, सुसीमा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रशांत। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। 5 जलधाराएँ जो हम लोग प्रशांत महासागर से संबंधित हैं, गर्म जलधाराएँ हैं। इनको बाद में हम लोग जब जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को याद दिलवाएंगे। तब तक आप यहाँ पे पढ़ते रहिए, आप लोग इसे याद करते रहिए धीरे धीरे। और या इस तरह आपको थोड़ा सा छोटा छोटा जब सेगमेंट में हम लोग लाएंगे तो आपको याद करने में आसानी भी होगी और आप लोग जल्दी से इसे याद भी कर लेंगे, आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक जीके के भी पोर्शन कवर कर लिया। अब चलते हैं आज के हमारे अगले लास्ट, जो कि हम लोगों ने आज से नया इनोवेशन शुरू किया है। अब हम लोग डेली के क्वेश्चन में, डेली के क्लास में लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा और एक सवाल पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना होगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अखिलेश यादव, ऑप्शन नंबर बी सतीश महाना, ऑप्शन नंबर सी माता प्रसाद पांडे और ऑप्शन नंबर डी योगी आदित्यनाथ। तो आप लोग इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ इसमें जितने लोगों के नाम भी लिखे उनके बारे में अगर आपको मालूम है तो उनके बारे में भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज का क्लास पढ़ा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोग अपनी कमेंट आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारी क्लास आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग इसे अपनी कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।